नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भू राजनीति। हमने स्रोत के तौर पर भू राजनीति, वैश्विक शक्ति का खेल के कुछ अंश लिए हैं। भू राजनीति ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में, खबरों में, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर किसी देश की जगह, उसकी लोकेशन, उसके फैसलों और उसकी ताकत पर कैसे असर डालती है? बस यही है भू राजनीति का मूल। तो इस विश्लेषण के मुताबिक भू राजनीति को ठीक ठीक कैसे समझाया गया? क्या ये सिर्फ नक्शों की पढ़ाई है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। मतलब स्रोत बताता है कि ये भूगोल, हाँ वो तो है ही, पर साथ में अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी यानी आबादी कैसी है, कहाँ है, और राजनीति, इन सब का एक मिला जुला अध्ययन है। अच्छा। ये सारे तत्व मिलकर तय करते हैं कि दुनिया के मंच पर कोई देश कितना शक्तिशाली है और वो कैसा बर्ताव करेगा। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत कहता है, कि ये सिर्फ सरहदों की कहानी नहीं है। ये उन सरहदों के अंदर और आसपास जो संसाधन है, जो रास्ते हैं, जो लोग हैं, उन सब के बारे में भी है। तो भूगोल का महत्व, इस पर तो स्रोत काफी जोर दे रहा है ना? बिल्कुल। जरा सोचिए ना, कोई देश है, क्या उसकी पहुंच समंदर तक है? हाँ। या उसके पास बड़ी नदियां हैं? हाँ। या फिर क्या कहते, प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, खनिज। सही। ये सारी भौगोलिक चीजें, जैसा इस विश्लेषण में साफ लिखा है, उसकी आर्थिक ताकत और उसकी फौजी ताकत दोनों की बुनियाद बन सकते हैं। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये शक्ति के केंद्र हैं एक तरह से। क्या इसका कोई हालिया मौजूदा उदाहरण भी दिया है स्रोत ने? हाँ, दिया है। रूस और यूक्रेन का जिक्र आता है। अच्छा। सामग्री बताती है कि कैसे काला सागर, ब्लैक सी, उस तक पहुंच होना रूस के लिए सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। ये उसके लिए एक बहुत जरूरी एक रणनीतिक जरूरत है, अपनी नेवी की ताकत बनाए रखने के लिए, अपना असर बनाए रखने के लिए। तो मतलब ये भौगोलिक स्थिति, उसकी जो आज के कदम हैं, उन्हें समझने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये एक अहम पहलू है उसे समझने का। लेकिन बात यहाँ और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि भूगोल तो एक हिस्सा है। स्रोत ये भी कह रहा है कि देश लगातार एक होड़ में लगे हैं, शक्ति के लिए, असर डालने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। सही कहा। और यहीं पर, जैसा स्रोत इशारा करता है, ये मामला एक वैश्विक शतरंज की बिसात जैसा बन जाता है। शतरंज? अच्छा। हाँ, हर देश अपनी चाल सोच समझ कर चल रहा है, अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में लगा है। अमेरिका और चीन को ही देख लीजिए, उनके बीच जो आजकल चल रहा है। स्रोत इस पर रोशनी डालता है कि ये सिर्फ व्यापार या टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है। तो फिर क्या है? ये एशिया पैसिफिक इलाके में जो समंदर के रास्ते हैं, जो रणनीतिक रूप से अहम हैं, उन पर कंट्रोल की बात भी है, और कौन अपनी मिलिट्री ताकत वहां ज्यादा जमाता है, ये भी है। ये एक क्लासिक भू राजनीतिक मुकाबला है। तो देश अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं। ये रणनीतिक हित क्या चीज है जिसे स्रोत इतना अहम बता रहा है? रणनीतिक हित मतलब वो लंबे समय के लक्ष्य जो किसी भी देश के लिए जरूरी समझे जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया में उसकी जगह के लिए। जैसे अपनी सरहदों को महफूज रखना, जरूरी संसाधन, मान लीजिए तेल या गैस, वो मिलते रहे, ये पक्का करना, व्यापार के रास्ते खुले रहें, और भरोसेमंद दोस्त यानी सहयोगी देश बनाना। अब जैसे वो मध्य पूर्व में अमेरिका के दिलचस्पी का उदाहरण दिया है स्रोत ने। हाँ। वो सिर्फ तेल के लिए नहीं है, बल्कि उस इलाके में स्थिरता बनी रहे, आतंकवाद से निपटा जा सके, और जो उसके साथी देश हैं उनकी सुरक्षा हो। ये सब उसके बड़े रणनीतिक हितों का हिस्सा है। ये तो हुई देशों की बात, पर क्या ये खेल सिर्फ देशों के बीच ही चलता है? जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे यूएन, नेटो, वर्ल्ड बैंक, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत इस बारे में साफ कहता है कि ये सब कुछ एक खाली मैदान में नहीं हो रहा है। मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र, यूएन, नेटो, विश्व बैंक जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, फिर अलग अलग देशों के बीच संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, कभी कभी आर्थिक पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। अच्छा, ये सब भी खेल का हिस्सा हैं? बिल्कुल। ये सब मिलकर एक तरह का ढांचा बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर ये भू राजनीतिक खेल खेला जाता है। ये संगठन और नियम, आप कह सकती हैं कि खेल के मैदान की बाउंड्री और रूल बुक तय करते हैं। और ये देशों के व्यवहार पर असर डालते हैं, कभी कभी उसे कंट्रोल भी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें भू राजनीति को एक बहुस्तरीय खेल की तरह देखने में मदद करता है,
जहां भूगोल तो है बुनियाद, देशों के अपने हित हैं जो रास्ता दिखाते हैं, और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो नियम बनाती है। बिल्कुल सही। ये देशों के बीच ताकत के संतुलन की, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी की, एक लगातार चलती रहने वाली कहानी है। और इसे समझने के लिए सिर्फ नक्शा देखना काफी नहीं है। इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इन सबको साथ में देखना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? भूराजनीति को समझना ये क्यों जरूरी है आम लोगों के लिए? देखिए, बात यह है कि ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ट्रेड वॉर क्यों शुरू होते हैं? हाँ, नए नए ग्रुप क्यों बन रहे हैं देशों के? किसी खास इलाके में अचानक टेंशन क्यों बढ़ जाती है? भू राजनीति का चश्मा लगाकर हम इन घटनाओं के पीछे की गहरी वजहों को समझ सकते हैं और शायद ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये वर्तमान को समझने और भविष्य के बारे में सोचने का एक तरीका है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली तरीका। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। किसी देश की भौगोलिक स्थिति, मान लीजिए वो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, कोई समुद्री किनारा नहीं है, या फिर उसके पास बहुत लंबी कोस्टलाइन है, या उसके पड़ोसी देश बहुत ताकतवर हैं या फिर बहुत अस्थिर हैं, ये सारी बातें उसकी विदेश नीति और दुनिया में उसकी जगह को किस हद तक तय करती होंगी।